हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडी से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ चले हैं और मध्यकालीन भारत में जो हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में आज पढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत में जो है हम लोग इसके जो विभिन्न वंश है, वो जो क्रमानुसार वंश आए, उन सब वंशों को जो है क्रमानुसार ही हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो दिल्ली सल्तनत, जिसे सल्तनत काल के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका टाइम पीरियड के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो दिल्ली सल्तनत का काल है दोस्तों, ये 1206 से 1526 के आसपास का जो काल है, यह दिल्ली सल्तनत या आपका सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। इसके जो यानी इस 1206 और से 1526 के बीच है कई राजवंशों का यानी उदय होता है, अंत होता है, फिर अन्य राजवंश का उदय होता है, फिर उसके अंत के पश्चात फिर अन्य राजवंशों का उदय होता है। यानी क्रमानुसार जो है दिल्ली सल्तनत में जो है कई वंश आए, जिसमें जो सबसे पहला वंश है गुलाम वंश माना जाता है। ये जो है 1206 से 90 का जो बीच का जो काल है, ये गुलाम वंश का काल माना जाता है। इसके बाद गुलाम वंश के पश्चात खिलजी वंश आता है। इसका जो टाइम पीरियड है आपका 1290 से 1320 के आसपास का काल जो है खिलजी वंश का काल माना जाता है। फिर खिलजी वंश के पश्चात जो है तुगलक वंश आता है। ये तुगलक वंश का जो काल है 1320 से 1414 के आसपास माना जाता है। इसके पश्चात जो है तुगलक वंश के पश्चात सैयद वंश आता है और इस सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है आपका 1414 से 1451 के बीच जो है आपका इस सैयद वंश का काल रहता है। और इस सैयद वंश के पश्चात जो है लोधी वंश आता है। यानी इस वंश का यह अंतिम यानी सल्तनत काल का अंतिम वंश रहता है। इसका टाइम पीरियड जो है 1491 से 1526 माना जाता है। दोस्तों, ये जो 1206 है, इस 1206 में तो इस गुलाम वंश की स्थापना होती है और इसका जो अंतिम ये 1526 है, ये अंतिम जो 1526 ईस्वी का जो ये अंक है, यानी इसका टाइम पीरियड का जो ये अंतिम अंक है, यानी इसका शासन व्यवस्था जो 1526 में अंत होता है इस सल्तनत काल का। तो इस वंश का जो लोधी वंश का अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी इस लोधी वंश का अंतिम शासक होता है। इसका जो है युद्ध जो मुगल शासक बाबर यानी बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। अगले हम लोग जब मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे तो बाबर के बारे में जो है डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो ये बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। इस बाबर के साथ जो है इस लोधी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश माना जाता है, इस लोधी वंश का अंतिम शासक रहता है ये इब्राहिम लोधी। और इस इब्राहिम लोधी से इस बाबर का जो युद्ध होता है या 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या होता है, ये इब्राहिम लोधी हार जाता है और ये बाबर जो है जीत जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये लोधी वंश का अंत हो जाता है और बाबर के द्वारा जो है मुगल वंश की स्थापना होती है। यानी कि इस इब्राहिम लोधी के साथ ही जो है इस दिल्ली सल्तनत का इस 1526 में जो है अंत हो जाता है और इस बाबर के द्वारा जो है मुगल काल की स्थापना की जाती है। तो ये यानी कि ये इसका गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश तक का शासनकाल हमने देखा। अब है हम लोग जो है इसका जो प्रथम वंश है इस दिल्ली सल्तनत का, ये गुलाम वंश, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है 1206 से 1290 के आसपास का काल जो है आपका गुलाम वंश का काल रहता है। अब इसके हम लोग विभिन्न शासकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो प्रथम शासक यानी संस्थापक जो रहता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। इसका जो शासनकाल है यह 1206 से 1210 के आसपास रहता है। यानी मात्र 4 साल जो है यह शासन करता है। इसके पश्चात जो है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात ये इल्तुतमिश शासक बनता है। इसका जो टाइम पीरियड है आपका 1210 से 1236 के आसपास माना जाता है। फिर इल्तुतमिश के पश्चात इसकी बेटी ये रजिया सुल्तान जो है इस इल्तुतमिश की बेटी रहती है। इसका जो टाइम पीरियड है आपका 1236 से 1240 ईस्वी यानी इसका शासनकाल चलता है। यानी मात्र 4 साल ये भी शासिका के रूप में जो है काम करती है।
दोस्तों ये जो रज़िया सुल्तान है, इसे जो है भारतीय इतिहास में यानी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जो है इसे पहली महिला शासिका के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात जो है ये गयासुद्दीन बलबन शासक बनता है। इसका टाइम पीरियड जो है अब 1265 से 1287 रहता है। इन शासकों के बीच भी कई शासक आए किंतु उनका जो है इतिहास में जिक्र इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, यानी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से भी जानना इतना ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग जो प्रमुख जो शासक हुए जिनसे प्रश्न एग्ज़ाम्स में अक्सर बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, उनके बारे में बारी बारी से जो हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है जिसका ये टाइम पीरियड 1206 से 1210 रहता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, ये जो है इसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस वंश का संस्थापक माना जाता है। इसी के वजह से है जो यानी कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये इल्तुतमिश गुलाम रहता है, और इस इल्तुतमिश का गुलाम ये गयासुद्दीन बलबन रहता है। तो इस वजह से जो है इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। किंतु कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मात्र इनके यानी चूँकि कुछ इतिहासकार का कहना है कि चूँकि इसके 3 शासक जो है गुलाम रहते हैं, इस वजह से उनके द्वारा जो है इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश कहा गया। किंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मात्र 3 शासक जो है इसके गुलाम रहते हैं, बाकी जो अन्य शासक रहते वह स्वतंत्र शासक रहते। तो इस वजह से जो है इस वंश को गुलाम वंश कहना उचित नहीं है। तो उनके द्वारा जो है इस वंश को मामलुक वंश कहा जाता है। यानी कई पुस्तकों में जो है इसे मामलुक वंश के बारे में मामलुक वंश से संबोधित किया गया है। तो ये भी यानी कि इससे भी प्रश्न आता है कि जो गुलाम वंश का अन्य नाम यानी अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो मामलुक वंश को से या दास वंश से। तो ये चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का दास रहता है, और ये जो मोहम्मद गौरी है दोस्तों, हमने मोहम्मद गौरी वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब उसका आक्रमण होता है तो 1191 और 1192 में क्रमशः जो प्रथम तराइन का युद्ध और द्वितीय तराइन का युद्ध होता है, तो प्रथम तराइन के युद्ध में तो वह हार जाता है मोहम्मद गौरी, किंतु द्वितीय तराइन के युद्ध में जो कि 1192 में होता है, तो उसमें यानी कि 1192 वाले युद्ध में वह मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और उस जीत में जो है इस कुतुबुद्दीन ऐबक का अहम रोल माना जाता है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका प्रिय गुलाम, प्रिय दास और विश्वसनीय रहता है। तो क्या करता है कि यानी कि 1192 में तो वह पृथ्वीराज चौहान को हराता है, और 1194 में यानी कि ठीक 2 साल बाद जो है 1194 में जो कन्नौज का शासक रहता है गहरवाल वंश का जो जयचंद, उसे भी जो है ये पृथ्वीराज चौहान उस पर भी आक्रमण करता है, और चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। चंदावर, इस चंदावर के युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो है इस जयचंद को हरा देता है। इस प्रकार जो है उस यानी कि उस काल का जो है आपका मोहम्मद गौरी के द्वारा जो विजित क्षेत्र रहता है आपका, यानी पृथ्वीराज चौहान को वो हराता है और फिर जो है जयचंद को हराता है। तो उस काल के ये जो महान प्रतापी शासक रहते हैं जयचंद और आपके पृथ्वीराज चौहान, तो जब इस पर जीत हासिल करता है मोहम्मद गौरी, तो अन्य जो छोटे छोटे शासक रहते हैं उस काल में, उन लोगों पर जीत हासिल करना मोहम्मद गौरी के लिए और आसान हो जाता है। तो मोहम्मद गौरी जो धीरे धीरे भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेता है, उसके बाद वह क्या करता है, जब भी वह घर जाने लगता है तो ये जो कुतुबुद्दीन उसका सबसे विश्वासी दास रहता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक
को वह प्रतिनिधि बना करके जो है, यानी भारतीय क्षेत्रों को का जो यानी उसका जो विजित क्षेत्र रहता था, उस भारतीय विजित क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को बना करके वह अपने घर चला जाता है। तो वह 1206 ईस्वी में जब वह घर जाने लगता है तो खोखर एक जनजाति रहती है, उसके द्वारा जो है उसके लौटने के क्रम में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मोहम्मद गौरी तो 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस 1206 में जब उसकी मृत्यु होती है तो यहाँ पर चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक को वह प्रतिनिधि बना करके जाता है, तो यहाँ भारतीय जो विजित क्षेत्र रहता है उसका शासक जो है या कुतुबुद्दीन ऐबक ही रह जाता है। इस प्रकार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो इस गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। और यानी दिल्ली सल्तनत की जो पहली ये वंश है, पहला वंश वह जो है गुलाम वंश रहता है। इस प्रकार जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है और इसकी जो राजधानी है लाहौर बनाई जाती है। यानी ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो लाहौर राजधानी के रूप में इस्तेमाल की जाती है, किंतु जब इल्तुतमिश शासक बनेंगे तो ये लाहौर जो है राजधानी स्थानांतरित होकर के दिल्ली जो है राजधानी बन जाती है। तो दिल्ली जो है इल्तुतमिश के शासनकाल से ही राजधानी के रूप में स्थापित होती है और मुग़ल काल तक जो है लगभग यानी इस सल्तनत काल के बाद तक भी जो है ये दिल्ली जो है राजधानी के रूप में इस्तेमाल होती रहती है। तो ये लाहौर इसकी राजधानी रहती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये जो लाहौर दोस्तों राजधानी के रूप में ये इस्तेमाल करता है, इसके पीछे भी एक कारण रहता है कि जो लाहौर जो है, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान का भाग है, वह भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र रहता है और जितने भी आक्रमणकारी रहते थे वह इन्हीं रास्ते से जो है वह भारत में आक्रमण करते थे। तो इस वजह से जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है और लाहौर से ही जो भारतीय विजित क्षेत्रों को वह शासन प्रशासन को चलाता है। उसके शासनकाल में उसने कई उपाधियां धारण की, जिसमें कि हातिम ताई, लाख बख्श और कुरान खां, ये सब प्रमुख उपाधियां थी। इसमें ज़्यादातर ये लाख बख्श और कुरान खां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये लाख बख्श जो है, चूँकि वह जो है दान पुण्य में यानी दान धर्म में वह ज़्यादा विश्वास करता था, लाखों के लाख जो है रुपए है, मुद्राएं जो है वह दान में देता था, तो इस वजह से जो है इसे लाख बख्श कहा गया। वहीं कुरान खां कहने का इसका यानी इसे कुरान खां भी कहा गया है, क्योंकि कहा जाता कि यह जो है बचपन में जो है, यानी इसका जो बचपन है वह जो है मौलाना के साथ गुजरा था। नहीं, एक मौलाना के द्वारा जो है इसे बचपन में ख़रीदा जाता है और उस मौलाना के द्वारा जो है इसकी शिक्षा दीक्षा होती है। यानी इसका बचपन जो है मौलाना के साथ गुजरा, तो इस वजह से जो है ये इसे कुरान की भी जानकारी थी और यह जो है बहुत सुरीले स्वर में जो है कुरान का पाठ करता था। इस वजह से जो है कुरान खां इसे कहा गया। यानी कि चूँकि मौलाना के साथ बचपन में रहा, इस वजह से जो है इसे कुरान की जानकारी भी रहती है और इसे कुरान का पाठ करने का यानी सुरीले स्वर में इसे प्रैक्टिस भी रहता है, तो इस वजह से इसे कुरान खां भी कहा जाता है। अब इसकी मृत्यु के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसकी मृत्यु जो है दोस्तों चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर होती है। चौगान जो वर्तमान में हम लोग जिसको पोलो कहते हैं, घोड़े पर वो ये खेल खेला जाता है, तो वो खेल खेलते हुए जो है ये गिर जाता है और वहीं जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी मात्र 4 साल जो है ये कुतुबुद्दीन से शासन करता है और 4 साल के पश्चात है यानी 1206 से 1210 तक शासन करता है। 1210 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके द्वारा प्रमुख जो कार्य किए गए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो इसके प्रमुख निर्माण में जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है इसके द्वारा किया जाता है। और यह जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है या दिल्ली में स्थित है। दोस्तों ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है और कहा जाता है कि तुर्कों के द्वारा जो है यानी कि तुर्कों के द्वारा पहली बार जो है भारत में मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। और ये मस्जिद जो है आपका ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ही रहता है। दोस्तों इसके पहले यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले जो
मोहम्मद बिन कासिम आता है, फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी आता है, फिर मोहम्मद गौरी आता है, किंतु इन तीनों के द्वारा जो है कोई भी निर्माण कार्य भारत में नहीं किया जाता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम एक बार आता है, वापस जाता है, तो खलीफा के द्वारा उसकी हत्या हो जाती है। वहीं अगर हम लोग महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी का मकसद सिर्फ भारत में लूटपाट था। वो आता था, यानी 17 बार तो वह भारत में आया, किंतु वह आता था, लूटता था और वापस चला जाता था। वो कभी भी किसी निर्माण कार्य में भारत में ध्यान दिया ही नहीं। वो तो सिर्फ लूटने आता, लूट करके चला जाता था। वहीं जो मोहम्मद गौरी की अगर हम लोग बात करें तो जो मोहम्मद गौरी है यह साम्राज्य यानी भारत में यानी स्थापित करता ही है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तीनों के द्वारा जो है कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया था भारत में। सबसे पहले जो ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था, यानी इस्लामियों के द्वारा जो है ये भारत में प्रथम निर्माण कार्य यानी मस्जिद का निर्माण जो है इसके द्वारा ही करवाया गया था। अब इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्माण है वह है कुतुब मीनार का निर्माण, और यह भी जो है दिल्ली में ही करवाया गया है। और ये कुतुब मीनार का निर्माण जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यानी नाम पर किया गया। यानी कहीं ये दिमाग में नहीं रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है कि जो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके याद में या किसके लिए करवाया है। तो ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। और इसकी जो यानी 2 मंजिला जो है जो कुतुब मीनार का निर्माण का जो यानी उसका 2 मंजिला जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। वहीं तीसरी और चौथी जो इसकी मंजिल है वह जो है इल्तुतमिश इसका जो अगला शासक है उसके द्वारा करवाया जाता है। और वहीं जो है यानी तीसरी और चौथी मंजिल में जो चौथी मंजिल होती है वह कहा जाता है कि आगे चल के जो है वह बुरी तरह से जो है ध्वस्त हो जाती है, यानी उसकी स्थिति जो है बिगड़ने लगती है। तो तुगलक वंश का शासक एक रहता है फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इस यानी कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिला बनाई जाती है और जो चौथी मंजिल है उसका भी निर्माण करवाया जाता है। तो ये यानी कुतुब मीनार जो है 5 मंजिला इमारत या मीनार है। अगला जो इसका निर्माण है वह 2.5 दिन का झोपड़ा है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में स्थित है। जो अजमेर की आपके पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, उस अजमेर में जो है इस 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। और यह भी है दोस्तों मस्जिद है, यानी इससे भी संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपका मस्जिद है। तो ये थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक रहता है। इसके अगले वीडियोज़ में जो है हम लोग इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन और इनके अन्य शासकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।